मेरा नाम विक्रम सिंह भटनागर है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक बार आप देखो पीछे मुझे बैनर लगा हुआ ना, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बैनर है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है पहले आपको समझा रखा हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक कोड है और उस कोड के अंदर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए निःशुल्क एडवोकेट प्रोवाइड कराता है। निःशुल्क एडवोकेट का अधिवक्ता वकील साहब अगर किसी महिला को किसी व्यक्ति को करते हैं तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर आवेदन प्रस्तुत करके निःशुल्क वकील प्राप्त कर सकती है। उसका कोई भी मामला है, कोई भी केस है, किसी भी प्रकार की समस्या में आप फंसे हैं, उस तक आपको वहाँ से बिल्कुल निःशुल्क हेल्प मिलती है। दूसरा बच्चों के लिए, उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। बच्चों के लिए कोई वकील का कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई बालक है या कोई विकलांग है या कोई एसटी में आता है तो उस व्यक्ति के लिए भी बिल्कुल निःशुल्क सुविधा आज पहला दिन है। पहला दिन बच्चों के लिए महिला और बच्चों के लिए उनके लिए है। लेकिन वो पुरुष अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित है और वो एसटी में आता है तो उसकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है तो उस पुरुष को भी सहायता फ्री मिलेगी। दूसरा ये है कि हमारी ये कोर्ट है, ये हमेशा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचलन चलाती रहती है। रोज आयोजन मतलब आए दिन का प्रोग्राम होता है कोर्ट के अंदर। वहाँ पे जो पुराने पेंडिंग मामले जो भी होते हैं कोर्ट के, वो सारे मामले वहाँ पे निस्तारण कर देती है। जैसे अभी लगेगी 11 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। कहाँ पे लगेगी? कोर्ट के अंदर। उदयपुर कोर्ट जानते हैं ना कहाँ है? दिल्ली गेट के ऊपर जो कोर्ट है वो उदयपुर नेशनल को अपनी एक कोर्ट है यहाँ की ना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से। तो उसके अंदर ये आपका अभी लोक अदालत लगेगी जिसके अंदर बहुत से निपटारा करेंगे। अखबार में न्यूज आएगी बताना अगर किसी व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में और बहुत सारा चला जा रहा है, उसका निवारण नहीं आ रहा है तो वो व्यक्ति चाहता है कि हम जल्दी निवारण जल्दी कराना है तो वो भी आवेदन कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर अगर आप आवेदन कराते हैं, आपको कोई भी मामला चल रहा है तो जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर वो आपका मामला निकल देते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। बाकी अगर आप जिससे कोई भी केस चल रहा है तो आपको हर जल्दी पैसे पे जाना है तो वकील साहब को कितनी देनी पड़ती है? 500 रुपये देते रहते वकील साहब कहीं भी जाएंगे तो। अगर किसी का मामला नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर चल रहा है तो उस व्यक्ति को पूछना कि कितना पैसा खत्म होता है कोर्ट में। इसके लिए महिलाओं गरीब व्यक्तियों के लिए हम लोगों के लिए सबके लिए निःशुल्क है। इसकी जानकारी होना जरूरी है हमें। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं थी तो आज जानकारी है तो इसका जरूर फायदा उठाए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिल्कुल निःशुल्क सहायता देता है। कोई भी आपसे कभी पैसा नहीं लगेगा। कोई भी महिला, बच्ची या बालक, कोई विकलांग व्यक्ति इसकी वाला है जिसकी 1.5 लाख से आय कम है वो भी जाके आवेदन कर सकता है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्था ऐसी है कि आपको अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलवाता है। अगर कोई नॉर्मली अपने किसी के घर में एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मालूम होगा कि किस तरह से यहाँ पे करना पड़ता है किसी मृत व्यक्ति को लिया है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? एक्सीडेंट होता है, मृत्यु क्या करना पड़ता है? थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है कि भाई इस व्यक्ति का एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है। थानेदार उसकी रिपोर्ट बनाएगा तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। तो थानेदार रिपोर्ट बनाते नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसकी रिपोर्ट बनवाकर फिर उसकी पीएम रिपोर्ट निकालते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पीएम रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। और दोनों रिपोर्ट लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें और आवेदन करें तो आपका काम जल्दी होता है। और ये काम अगर आप प्राइवेट वकील से कराएंगे तो आपको लंबा लंबा घूमना पड़ेगा क्योंकि उसका वकील का कमीशन भी लेगा और फीस भी लेगा। वो बोलेगा आपको कि हम 5 लाख की नहीं, हम 15 लाख रुपए तक आपको मुआवजा उठाएंगे। मुआवजा उठाने के लिए आपको घुमाएगा फिर बोलेगा 15 लाख में मेरा इतना कमीशन भी रहेगा और ये भी रहेगा, मेरी फीस भी लगेगी। आपको कुल मिला के घूम फिर के आपको कमीशन झेलने के बाद 5-6 लाख रुपये मिलेगा। तो वही काम आपका निःशुल्क हो रहा है, जल्दी हो जाता है। जो नियम में जो पैसा बन रहा है वही आपको मिलेगा। कोई भी वकील 15 लाख 20 लाख का करेगा तो कभी कोई देता नहीं है। गवर्नमेंट देगी तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही देगी जितना नुकसान हुआ। अगर किसी व्यक्ति का अंग भंग होता है, जैसे मान लो किसी का पाँव कट गया है, अंगूठा कट गया है या हाथ कट गया है, ऐसा कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसके अंदर भी क्षति का मुआवजा मिलता है। उसके अंदर देखा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना नुकसान हुआ है। अगर किसी का अंग कटा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 50,000, 10,000, 15,000, 25,000 जो भी उसकी राशि बनती है और राशि भी बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आपको दिलवा देते हैं।
इस तरीके से सारे कार्य हमारी कोर्ट ये करती रहती है। और हमेशा गाँवों में और अलग अलग बस्तियों में जाके हम लोग इस तरीके से जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। अभी कई लोगों को जानकारी है ही नहीं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या। लेकिन अब जिसे हम आते हैं, आज थोड़ा जल्दी समय कम है इसलिए आपको थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ मैं। एक दूसरा क्या है कि हमारे अभी गाँव के अंदर हमको पता है कि ये चल रहा है, बाल विवाह को ज़्यादा चल रहा है ना। अब इसमें वो बाल विवाह कितने हो रहे हैं? बाल विवाह एक अपराध है, तो उसकी सबको जानकारी है कि नहीं है? तो भी अपने गाँव में बाल विवाह होते हैं, जानकारी होने के बाद भी बाल विवाह लगातार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, एक लड़की की पूरा भर में लड़की थी, उसको जबरन शादी करा रहे थे उसके माँ बाप। पढ़ा किसने अखबार में? तो केस बना उनके ऊपर, उसकी शादी उसके बच्ची ने आगे रख के रुकवाई। तो उसने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? अच्छा काम किया ना। बाल विवाह बच्चों की कम उम्र में शादी करा लेते हैं, तो तकलीफ किसको होती है? बच्ची को होगी जिसकी शादी हुई। हम तो फ्री हो जाते हैं, हम देखते हैं हमारा काम हो गया, लेकिन हम भी परेशान होंगे बाद में। अगर उसको परेशानी आती है तो हमें भी परेशानी उसको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये दंश जो है आप लोग तो झेल चुके हो। आप में से कोई लोग होंगे जिसका बाल विवाह हुआ होगा। किसका हुआ बाल विवाह? कोई नहीं बोलेगा, कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। मुझे पता है हुआ है, बाल विवाह हुआ है, तो होता है, लेकिन हमें इसको खत्म करना है। बाल विवाह कैसे होता है? 18 वर्ष से अगर किसी लड़की का मतलब आयु कम है और 21 वर्ष से अगर किसी लड़की की आयु कम है तो वह शादी क्या कहलाती है? बाल विवाह। और वह शादी कोर्ट में या सरकारी डिपार्टमेंट में कभी भी मान्य नहीं होगी, वो शून्य कहलाएगी, जीरो। मतलब उस शादी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। और अगर ऐसी शादी कोई होती है तो उसके परिवारजन को और शादी में शामिल होने वाले, जैसे आप लोग जितने भी गए तो आप लोगों को भी अंदर जाना पड़ेगा, जीवन मान्य होगा, फिर जेल में जीवन होगा, है ना। और बाजे वाला है, बोली वाला है, हलवाई है, नाई है, ये सब कहाँ जाएंगे? सब जेल में जाएंगे। तो हमें बाल विवाह से तो बिल्कुल दूर रहना है। बाल विवाह कहीं हो रहा हो तो उसकी भी जानकारी हमें जो अपने संबंधित अधिकारी है, जैसे मान लो कलेक्टर ऑफिस में है, एसपी साहब है, थाने में, नजदीकी थाने में है, सरपंच है, इन लोगों को अपना देना अपना दायित्व बनता है, अपना कर्तव्य बनता है। समाज सेवा करने का हमारा ही नहीं, हम लोगों सबका है, हम सब समाज है, आप भी समाज हो। आपका समाज में सबसे बड़ा योगदान है तो एक महिला का है, जो घरेलू महिला है, सबसे बड़ा योगदान दे रही है। कैसे दे रही है बताओ आपको? किसी को कैसे दे रहे हैं बताओ? कोई बता सकता है कैसे दे रहे हैं? बताओ, ये बताओ। आप अपने घर के अंदर खाना बना के अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, समय तो खाना दे रहे हो, उसके कपड़े धो के दे रहे हो, पति को कहीं काम पे भेज रहे हो, तो वो भी जाएगा बाहर कहीं काम करेगा, कोई भवन निर्माण में काम करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स में काम करेगा, है ना। बच्चा आपका बड़ा हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई अधिकारी बन गया, तो वो समाज जितना काम करेगा। तो हुआ नहीं हुआ आप लोगों का भी योगदान कि आपने उसको समय पर तैयार किया, समय पर आपने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके लिए आपने अच्छी योजना बनाई, है ना, अच्छा राह दिखाई उसको। तो आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान हमारा है, मतलब आप लोगों का है। हम लोग ही उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हम ही उनको गाइडेंस करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। स्कूल जाएगा बच्चा, पढ़ाएगा टीचर, पढ़ाने की उसकी जिम्मेदारी, वो पढ़ाएगी टीचर, उसका काम है पढ़ाना, आगे तक पास भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसको सामाजिक और नैतिक ज्ञान अगर नहीं मिला तो उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कहलाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। कितने ही लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं जो बाद से आगे चले गए, बीए कर ली है, फिर भी इसको वहाँ पे फॉर्म भरते रहते हैं कि अभी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन मिलती है नौकरी सबको? नहीं मिलती है। क्या करेंगे कि नहीं मिलती? क्योंकि इतनी नौकरी कम है और आवेदन ज़्यादा है। सब कुछ बंदे पढ़ लिख है, पढ़ना लिखना मैं मानता हूँ, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात है, आज अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद हम पहली क्लास से 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, गणित भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, सारे विषय पढ़ते हैं, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ते हैं, लेकिन वो सब पढ़ाई जब आप आवेदन करते हो तो वहाँ काम आती है क्या? कोई लाइट वाला किसी लाइट डिपार्टमेंट में क्या वो पूछेगा कि गणित का सवाल हल करके बताओ आप ये करो, वो काम नहीं आता। वहाँ पर क्या काम आता है? जनरल नॉलेज, हमारा जनरल नॉलेज, हमारा जीके काम आता है, क्योंकि पढ़ाई तो गई रह गई। अब तो उसको वहाँ पे काम करना है, किसी को कंप्यूटर पे काम करना है, किसी को क्या काम करना है, किसी को थाना निगरानी बन के बैठा दिया है, उसको अलग तरीके से काम करना है, उसका जीके नॉलेज मजबूत होना चाहिए। वो गणित के सवाल नहीं करेगा, है ना, इंग्लिश की लेटर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? तो केस बन रहा है, किस तरीके से वारदात हुई तो उसकी छानबीन करेगा, तो छानबीन कहाँ से करेगा? उसको जनरल नॉलेज केस होगा तो कर पाएगा ना। बचपन से आपको मालूम होता है कि ये किसने किया, आपने घर के बाहर कचरा किसने फेंक दिया, भाई अपन खुद करके भाई इसने नहीं उसने फेंका,
उसके ऊपर भी उससे झगड़ा करेंगे, उससे पहले अपन क्या करेंगे, छानबीन करते नहीं करते, नहीं उसको फेंका नहीं फेंका, जनरल नॉलेज हमारा ये इससे बनता है हर चीज़ का। तो बच्चों को जनरल नॉलेज बनाना भी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़े ही नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं उसको आप प्रेशर डालते रहते हैं बच्चे के ऊपर, तू ये पढ़, तू ये पढ़। इतनी किताबें हैं, इतनी पढ़ाई हो चुकी है बच्चों के, खाली अपन वजन डाल रहे हैं, पढ़ाई से भी डाल रहे हैं और हर जगह से अपन उसको प्रोसेस करते हैं कि तू पढ़, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया है, हमको भी पढ़ाना है, हमको तुझे बनना ही बनना है। और बच्चे का दिमाग उसके अंदर नहीं है तो वो कभी नहीं बनता। लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते कि वो पढ़ा, उसको दिमाग तेज है कि नहीं। हमारे समाज में हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर आप ही समझ इस बात को कि लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं, करते नहीं करते अपने अपने हर घर में होता है, नहीं जरूर आप करते हो, हम करते हो, हर घर में होता है। लड़की को देखेंगे तुझे अगले घर जाना है, काम करना है, तुमको तो क्या करेगी तू काम में? लड़के की अच्छी ड्रेस ला के देंगे, लड़के की ये ला के देंगे, मोबाइल दिला देंगे, वो दिलाएंगे, लड़की को दिन भर घर में काम करें। लड़का राजा बन के मोटरसाइकिल लेके घूमता है ना, चाहे बड़ी करी नहीं करी, वो सब कहीं भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ का लाडला है ना बेटा है, तो क्या दिमाग में है कि हमारी हमें आँख कौन देगा, हमारा बेटा देगा, बेटी थोड़ी देगी, हमें यूँ है। ऐसा भावना हमें नहीं रखनी है। आजकल बेटी भी आँख दे रही है और सब हो रहा है काम। हमारे बच्चे क्या है, आज जरूर थोड़ी ना होता बच्चा पढ़ के बड़ा हो गया, पढ़ भी लिख भी गया, अच्छा बन भी गया, जरूरी नहीं कि आपका कल्याण करेगा, कि आपको साथ में रखेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बेटी बेटी अगर उसको ससुराल में भी होगी ना तो आप लोग भी चिंता करेगी बैठ के। आपका बेटा काम नहीं कर रहा है लेकिन बेटी का पति आके आगे सेवा करने को भी तैयार हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, चाहे उसकी खुद की माँ की सेवा नहीं कर रहा होगा वहाँ पर, लेकिन वो आके करेगा। क्यों क्यों कर रहा है? तो संस्कार अपने दिए ही नहीं। अगर उसको संस्कार अपन फेर से देंगे, बेटी और बेटा में कोई भी इस तरीके का भावना रखेंगे ही नहीं, उसको भी समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे, तुझे भी मदद करेंगे। दो परिवार होते हैं शादी के बाद, अगला घर भी वो भी तेरा बन जाता है और हमारा भी होता है। लेकिन कब होगा? जब हम बेटी और बहू में भेदभाव छोड़ेंगे। बेटी और बहू दोनों को हम एक मानना। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के भेज देंगे, अच्छी डॉक्टर बन के कहीं भेज देंगे और चली जाएगी अगले घर में, सारी तनख्वाह लेके उसके घर में दे देंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपने अच्छा काम किया, आपके भी घर में अच्छी दुल्हन आए, पढ़ी लिखी आ जाए, तो कलेक्टर मजिस्ट्रेट बन के आ जाएगी, तो आपको भी देगी। लेकिन कब देगी? जब ये पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, बेटी को ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, सब जगह समाज आगे बढ़ेगा तो उनकी मदद ऑटोमेटिकली होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो बस जिंदगी ये सिखा देती है, और कुछ करो मत करो, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाओ। बेटियों को हमेशा आपको आगे बढ़ाना ही है, ये तय करना। अच्छा पढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन बेटी को कमजोर मत समझो, क्योंकि बेटी में देखिए अगर बच्चे अगर पढ़ने चालू करते हैं ना तो लड़कों से भी अच्छी पढ़ाई करती है, अच्छे मार्क्स लेके आती है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, ये देखा है। ये नहीं बात है, हकीकत क्यों? आप कभी भी अखबार में आप कभी देखना कि अपने जब भी जो कंपटीशन होते हैं तो लड़के बहुत अच्छे अव्वल नंबर पे आते हैं और लड़के पीछे रह जाते हैं। क्यों? कारण वही है, लड़कों को क्या मिलती है? ढील मिल जाती है, तो लड़कियों को ढील नहीं मिलती। लेकिन क्या जा रही घर से बाहर जा रही, इसकी बजा देना, ये गाड़ी जा रही, कहाँ जा रही, हम उसके ऊपर बराबर निगाह रखते हैं, रखते नहीं रखते? लड़के ऊपर रखते हैं क्या? कहाँ जा रहा है गाड़ी लेके? आपने दिला दी गाड़ी लेके बन्ना बोल जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, भले उसके पास से गाड़ी इतनी जोर से निकालेगी कि वो बेचारा बुजुर्ग भले गिर जाए बैठ के मार। होता नहीं होता? सिटी में बहुत होते हैं, है ना। लेकिन बच्चों को अपन कहते हैं इधर मत देख, उधर मत जा, ये मत जा, उसके साथ मत जा, ये मत जा, रोकते रुकना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम पेरेंट्स हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखने के साथ में उनको कम से कम इतनी छूट तो दे कि आराम से स्वतंत्रता से पढ़ेगा, पढ़ाई में तो अच्छा कर, घर का काम करना ही है, आपको जिंदगी भर करना है, घर का काम तो अपने को करना पड़ेगा, कोई दूसरा क्या नहीं करेगा। अगर आपने अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा के दिया ना तो अगला घर में सोचेगा कि यार देखो उस बेटी को उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, अगली बेटी को इतना अच्छा रखे तो हमारी बेटी को भी अच्छे रखेंगे, अच्छा रिश्ता भी मिलता है, होता है ऐसा। तो हमें क्या करना है, अब आज सबक ले लो कि हमको अपनी बेटियों को तो आगे लाना ही है, बेटी और बेटे में फर्क नहीं देखना है, और अगर कहीं हो रहा है तो उसकी मदद करनी है और बच्चे को पढ़ाना है आगे लेके। कोई भी बच्चे ऐसी नहीं हो कि स्कूल नहीं जाए, अपने गांव में ध्यान रखो कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको स्कूल आपको भेजने के, उसके माता पिता को प्रेरित करें, स्कूल में बोलें कि मैडम आप जाओ, उसके घर वालों को समझाओ। हर स्कूल का एक तरीके से आगे से आदेश होते हैं कि आप पूरे स्कूल गांव के अंदर जाके अशिक्षित कोई बच्चा ना रहे, हर डोर टू डोर जाके उसके परिवार को आप बोलो कि अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो स्कूल की तरफ से भी उनको पढ़ाई करवाई जाती है। कहीं अपन फीस नहीं दे पाते कहीं जगह, तो बच्चों को उनको पढ़ाने के लिए आगे एक तरीके से चलता है, इसीलिए चलता है ना। तो अब आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैडम का भी है, और अब आप गोविंद जी भाई साहब से भी निवेदन करूँगा कि कुछ थोड़ी जानकारी आप लोगों को भी दें।